Assalamu alaikum. My name is Dr. Amber Tariq and I am lecturer of DPT at Times Institute मुल्तान। और विज़रल फिजियोलॉजी में आज हम टॉपिक पढ़ेंगे प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स तीन तरह के होते हैं, एल्ब्यूमिन होता है, उसमें ग्लोबुलिन आ जाता है और फाइब्रिनोजन आ जाता है। अगर हम इसकी नॉर्मल तो इन तीनों में से जो है एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन में जो है एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन आपके सीरम में प्रेजेंट होता है, फाइब्रिनोजन सीरम में प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए इन दोनों को सीरम एल्ब्यूमिन और सीरम ग्लोबुलिन भी कहते हैं। फाइब्रिनोजन क्यों इसमें प्रेजेंट नहीं होता? क्योंकि ये क्लॉट बन जाता है और क्लॉटिंग में मतलब वो रिमूव हो जाता है सीरम में से। उसके बाद अगर हम इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ की बात करें तो वो नॉर्मल वैल्यूज़ इनकी डिफरेंट होती है। एल्ब्यूमिन की 4.7 ग्राम पर डेसीलीटर, ग्लोबुलिन की 2.3 ग्राम पर डेसीलीटर, फाइब्रिनोजन की 0.3 ग्राम पर डेसीलीटर। उसके बाद अगर हम एजी रेशियो की बात करें तो एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशियो क्या है? ये बेसिकली एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन का रेशियो कितना है सीरम में या प्लाज्मा में, उसको कहते हैं एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशियो। ये नॉर्मल रेशियो इसका 2:1 होता है और ये अगर इंक्रीज़ हुआ हो या डिक्रीज़ हुआ हो तो वो इंडिकेट क्या करेगा कि लिवर या किडनी डिजीज़ है उस पेशेंट को। फिर इसकी फॉर्मेशन के कुछ मेथड्स होते हैं या सेपरेशन के आप कह लें प्लाज्मा प्रोटीन्स के कुछ मेथड्स होते हैं, उसमें 7 मेथड्स आपके पास आ जाते हैं। फर्स्ट है आपके पास प्रेसिपिटेशन मेथड। उसमें क्या करते हैं कि एल्ब्यूमिन या ग्लोबुलिन को जो है 22% सोडियम सल्फेट सोल्यूशन के साथ प्रेसिपिटेट करते हैं और अल्टीमेटली उसको सेपरेट कर लेते हैं। सेकेंड मेथड आपके पास आ जाता है सॉल्टिंग आउट मेथड। सॉल्टिंग आउट मेथड में आपको फ्रैक्शंस में जो है 2 फ्रैक्शंस मिलती हैं, एक होती है यू ग्लोबुलिन और एक होती है सूडो ग्लोबिन। अब इन दोनों फ्रैक्शंस को जब आप प्रेसिपिटेट या सॉल्ट आउट करते हैं या सेचुरेट करते हैं तो यू ग्लोबुलिन को जब आप सेचुरेट करेंगे उसकी 2 तरह की सेचुरेशन हो सकती है, एक होती है फुल सेचुरेशन, एक होती है आपके पास हाफ सेचुरेशन। फुल सेचुरेशन को उसमें क्या होता है कि फुली सेचुरेट हो जाता है वो विद सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। अगर आपने मैग्नीशियम सल्फेट सोल्यूशन यूज़ किया तो उसमें हाफ सेचुरेशन उसकी होगी और सेपरेट हो जाएगा अलग से आपका प्लाज्मा प्रोटीन। सूडोग्लोबिन की बात करें तो उसमें भी फुल और हाफ सेचुरेशन आ जाती है, मैग्नीशियम सल्फेट के साथ आपको फुल सेचुरेशन मिलती है और एमोनियम सल्फेट के साथ आपको हाफ सेचुरेशन मिलती है। थर्ड हम अगर बात करें इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड की तो इसमें एक अपरेटस यूज़ किया जाता है जिसको कहते हैं टिसेलियस अपरेटस। टिसेलियस अपरेटस किस तरह का होता है? कुछ इस तरह का होता है टिसेलियस अपरेटस। तो इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए यूज़ किया जाता है और इसमें आप फिर क्या करते हैं कि आपको टिसेलियस अपरेटस यूज़ करने पे इसमें आप पेपर या सेलुलोज स्टार्च ब्लॉक को यूज़ करते हैं और आपके पास प्रोटीन्स जो हैं एल्ब्यूमिन 55% सेपरेशन उसकी मिलती है, अल्फ़ा ग्लोबुलिन 13%, बीटा ग्लोबुलिन 14%, गैमा ग्लोबुलिन 11% और फाइब्रिनोजन आपको 7% इसमें मिल जाता है। फिर फोर्थ आपका मेथड आ जाता है कोहेंस फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन। इसमें क्या होता है कि आप प्लाज्मा प्रोटीन्स की सेपरेशन करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर सॉल्युबिलिटी। तो आप जो प्रोटीन्स को सेपरेट जब करेंगे तो एल्ब्यूमिन और डिफरेंट फ्रैक्शंस में इसकी सेपरेशन होगी डिपेंडिंग अपॉन देयर सॉल्युबिलिटी कि उसकी उस सोल्यूशन में जो आप सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं सेपरेशन के लिए उसमें कितनी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड इसमें साइज़ या मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है कि कितनी सेपरेशन या कितनी परसेंटेज सेपरेशन आपकी प्लाज्मा प्रोटीन्स की हो जाती है। सिक्स्थ इज़ जेल फिल्ट्रेशन। इसको आप इसका दूसरा नाम मॉलिक्यूलर सीव क्रोमेटोग्राफी भी है और एक और नाम है इसका साइज़ एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। इसको आप मॉलिक्यूलर सीव क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं या साइज़ एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। इसमें भी साइज़ या मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है कि कितनी परसेंटेज उसकी आपको सेचुरेशन या सेपरेशन मिलेगी। फिर उसके बाद आपके पास 7th आ जाता है इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड। इसमें क्या करते हैं कि इसमें सेपरेशन होती है प्लाज्मा प्रोटीन्स की। आपने एगर लिया, उसमें उसको सस्पेंड कर दिया या उसको यूज़ करके, तो जब आप करते हैं तो जहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस जिस साइड पे हो रहे होंगे वहाँ पे आपको सेपरेशन मिलती है, उस पर डिपेंड करेगा, या उस साइड पे जहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस हो रहे होते हैं वहाँ पे आपको प्लाज्मा प्रोटीन्स मिलेंगे। फिर अगर हम इसकी बात करें प्रॉपर्टीज़ की
तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आपके पास आ जाता है मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट में आपके पास है एल्ब्यूमिन का 69,000, ग्लोबुलिन का 1,56,000, फाइब्रिनोजिन का 4 लाख। तीनों प्लाज्मा प्रोटीन्स का वेरी करता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है ऑनकोटिक प्रेशर। ऑनकोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑनकोटिक प्रेशर में इसको आप कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर भी कहते हैं। और इसमें इसको आप डिफाइन करना चाहें तो डिफरेंस विद इन द ECF, डिफरेंस विद इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बिटवीन प्रोटीन कंटेंट ऑफ प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड, तो उसको आप डिफाइन करते हैं एज ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑनकोटिक या ऑस्मोटिक प्रेशर। इसकी नॉर्मल वैल्यू आपके पास होती है 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। थर्ड आपके पास प्रॉपर्टी आ जाती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। फर्स्ट आपके पास आ गई मॉलिक्यूलर वेट, सेकेंड आपके पास ऑनकोटिक प्रेशर जिसको कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर भी कहते हैं। थर्ड आपके पास आ गई स्पेसिफिक ग्रेविटी जो इसकी 1.026 होती है अप्रॉक्सीमेटली। फोर्थ आपके पास आ जाती है बफर एक्शन। इसका बफर एक्शन का मतलब होता है कि एक्सेप्टेंस कैपेबिलिटी ऑफ एनी मॉलिक्यूल या एनी प्रोटीन या एनी सब्सटेंस टू एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयंस, उसको आप कहते हैं बफर एक्शन। तो इसमें जो बफरिंग एक्शन है इसका 1/6 ऑफ टोटल बफरिंग एक्शन ऑफ ब्लड, मतलब कि ब्लड का जितना स्ट्रॉन्ग बफरिंग एक्शन है या जितना टोटल बफरिंग एक्शन है उसमें से 1/6 पोर्शन जो है वो कंट्रीब्यूट करता है प्लाज्मा प्रोटीन या डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। उसके बाद आपके पास आ जाता है आप के ओरिजिन प्लाज्मा प्रोटीन्स का कहाँ से होता है। उसमें सबसे पहले है आपके पास एम्ब्रियो। तो उसमें ये बताया हुआ है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो है वो मीज़ेनकाइमल लेयर से या मीज़ेनकाइम सेल से जो है प्लाज्मा प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है। एल्ब्यूमिन जो है वो सबसे पहले फॉर्म होता है, उसके बाद जो है बाकी के फाइब्रिनोजिन ग्लोबुलिन की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। एडल्ट्स आ जाते हैं। एडल्ट्स में जो है रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स जो स्प्लीन में या लिवर में प्रेजेंट होते हैं वहाँ से इनकी प्रोडक्शन होती है। फिर फंक्शंस की अगर बात करें तो उसमें आ जाता है आपके पास फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। सबसे पहले है आपके पास कोएगुलेशन, कि मतलब ये क्लॉटिंग में इनका रोल आ जाता है। सेकंड आपके पास आ जाता है डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं। उसमें आपके पास मेनली आ जाते हैं गैमा ग्लोबुलिन्स जिसको आप इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। वो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करते हैं, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं और आपको किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करते हैं। फिर आपका आ जाता है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म या ट्रांसपोर्टेशन। तो इसमें जो है ये क्या करते हैं, एंजाइम्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। फोर्थ आपके पास आ जाता है इसका फंक्शन मेंटेनेंस ऑफ ऑनकोटिक प्रेशर। तो ये इसको मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं ब्लड में ऑनकोटिक प्रेशर को या कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, स्टार्लिंग हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उसमें उसने ये कहा था कि नेट फिल्ट्रेशन थ्रू कैपिलरी मेम्ब्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन माइनस ऑनकोटिक प्रेशर डिफरेंस। फिर आपके पास फिफ्थ इसका फंक्शन आ जाता है रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। फिर ये विस्कोसिटी रेगुलेशन में भी हेल्प करता है प्लाज्मा प्रोटीन्स। सेवंथ आपके पास आ जाता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ESR जिसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, रूलेक्स फॉर्मेशन। व्हाट इज़ रूलेक्स फॉर्मेशन? ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मेलिटी कंसिडर की जाती है। इसमें ये होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब डिफरेंट जो रेड ब्लड सेल्स आपस में पड़े होते हैं वो एक स्टैक बना लेते हैं या पाइल अप हो जाते हैं। तो इस आप अरेंजमेंट को कहते हैं रूलेक्स फॉर्मेशन।
उसके बाद आपके पास फंक्शन आ जाता है सस्पेंशन स्टेबिलिटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जो ब्लड में आरबीसी जो हैं वो सस्पेंडेड होते हैं यूनिफॉर्मली, तो उनकी यूनिफॉर्म सस्पेंशन में जो है प्लाज्मा प्रोटीन्स अपना रोल प्ले करते हैं। फिर है प्रोडक्शन ऑफ ट्रीफोन सब्सटेंसेस, वो आपके लिम्फोसाइट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं आपके ट्रीफोन सब्सटेंसेस, या ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं आपके ट्रीफोन सब्सटेंसेस, इनकी फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं। फिर है ये रेजरवायर प्रोवाइड करते हैं प्रोटीन्स को। कैसे रेजरवायर प्रोवाइड करते हैं प्रोटीन्स को? इस तरह से कि अगर आप एग्जांपल लें कि किसी बंदे ने रोज़ा रखा है, या रमज़ान की बात कर लें, हम जब रोज़े रखते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब हम फूड हमारे अंदर नहीं जा रहा, कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे सारा दिन, तो उसमें क्या होता है कि प्लाज्मा प्रोटीन्स कन्वर्ट हो जाते हैं अमाइनो एसिड्स में। अमाइनो एसिड्स वो ही अमाइनो एसिड्स जो हैं वो दोबारा ब्लड में जाते हैं, वो प्रोटीन्स में कन्वर्ट होते हैं। वो प्रोटीन्स जो हैं हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट सप्लाई और ये सारा रिजर्वायर मतलब प्रोटीन जो इनटेक है हम फूड वगैरह से लेते हैं उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है, या हमें सर्वाइवल में हेल्प करती है। फिर आपके पास अगर हम बात करें व्हाट इज़ प्लाज्माफेरेसिस। प्लाज्माफेरेसिस बेसिकली सेपरेशन है, या आप कह लें एक प्रोसीजर था, एक्सपेरिमेंट किया गया था एनिमल्स पे, जिसमें ये कंक्लूजन निकाला गया था कि किस तरह से जो है प्लाज्मा प्रोटीन्स एसेंशियल हैं फॉर लाइफ या फॉर सर्वाइवल। तो इसमें ये हुआ था कि डॉग्स पे एक्सपेरिमेंट किया गया था ये प्लाज्माफेरेसिस का। एक डॉग की बॉडी से सारा ब्लड निकाला गया, उसमें से जो है रिमूव कर दिया गया सीरम और प्लाज्मा। उसके बाद उसको दोबारा से री इन्फ्यूज़ किया गया उसकी बॉडी में, और दोबारा से देखा गया कि प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं वो लिवर में कैसे दोबारा सिंथेसाइज होते हैं, और ये सारा प्रोसीजर इसको आप कहते हैं प्लाज्माफेरेसिस। तो इसने ये कंक्लूजन निकाल दिया कि आप अगर ऐसे डॉग की बॉडी से सारा ब्लड निकालने के बाद उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि उसके बाद उसको 1 वीक तक प्रॉपर डाइट वगैरह दी जिसमें प्रोटीन इंटेक उसकी अच्छी थी, सारा कुछ अच्छा था। तो प्रोटीन इंटेक की वजह से क्या हुआ कि प्लाज्मा प्रोटीन्स दोबारा से लिवर में सिंथेसाइज होना शुरू हो गए। तो उन्होंने ये कंक्लूड कर लिया कि प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं वो एसेंशियल हैं फॉर सर्वाइवल। फिर है आपके पास आ जाती हैं कुछ वेरिएशंस इन प्लाज्मा प्रोटीन लेवल। तो उसमें अगर प्रोटीन लेवल कम या ज़्यादा हो रहा है, तो ज़्यादा होगा तो उसको हाइपरप्रोटीनीमिया कहेंगे, अगर कम होगा तो उसको हाइपोप्रोटीनीमिया कहेंगे। हाइपरप्रोटीनीमिया डिहाइड्रेशन में आपके पास कॉमन है, अल्कोहलिज्म में कॉमन है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या बोन मैरो के कैंसर में आपके पास कॉमन है ये। और हाइपोप्रोटीनीमिया जो है वो डायरिया, हेमरेज या सिरोसिस ऑफ लिवर में, मेल न्यूट्रिशन, प्रेगनेंसी। एल्ब्यूमिन जो है उसकी अगर कंसनट्रेशन बॉडी में ज़्यादा हो जाती है तो उसको हाइपर एल्ब्यूमिनीमिया कहेंगे, और अगर कम हो जाती है तो हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया। तो हाइपर जो है वो डिहाइड्रेशन के केस में हो सकती है, हार्ट फेलियर के केस में आपको मिल सकती है। हाइपो जो है वो आपके पास सिरोसिस ऑफ लिवर, मेल न्यूट्रिशन, बर्न के पेशेंट में आपको मिल सकती है, नेफ्रोसिस में मिल सकती है, एक्सेसिव इंटेक ऑफ वाटर। और ग्लोबुलिन जो है उसकी कंसनट्रेशन अगर बॉडी में ज़्यादा हो जाए उसको हाइपर ग्लोबुलिनीमिया कहते हैं। हाइपोग्लोबुलिनीमिया कम हो जाए तो हाइपर जो है वो सिरोसिस ऑफ लिवर क्या, स्कारिंग ऑफ लिवर, लास्ट स्टेज ऑफ स्कारिंग को कहते हैं। उसके बाद आपके पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस आ जाता है, और हाइपो में आपके पास एम्फाइसीमा जिसमें आपके एयर सैक्स जो हैं वो इन्फ्लेम होकर लार्ज होकर डैमेज होते जा रहे हैं, तो उसको एम्फाइसीमा कहते हैं। हीमोलिटिक एनीमिया में हो सकता है। फिर फाइब्रिनोजिन जो है हाइपर फाइब्रिनोजिनीमिया, ये ज़्यादा कंसनट्रेशन को कहते हैं। हाइपोफाइब्रिनोजिनीमिया वो कम कंसनट्रेशन अगर उसकी बॉडी में हो जाए। तो ये हाइपर जो है वो आपके पास स्ट्रोक में, ट्रॉमा में या हार्ट अटैक के केसेस में आ सकती है। हाइपो जो है वो आपके पास लिवर डिसफंक्शन में या फिनोबार्बिटॉल ड्रग्स होते हैं उनके केस में आ सकती है। फिनोबार्बिटॉल ड्रग्स जो होते हैं वो सेडेटिव ड्रग्स होते हैं और मेनली जो है वो इंसोम्निया कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। लास्ट में आपके पास आ जाता है एजी रेशियो जो है वो इंक्रीज़ हुआ होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब जिसमें थायराइड की जो है वो कंसनट्रेशन आपको कम मिली है, और हाइपोगैमा ग्लोबुलिनीमिया
उसके बाद इनटेक ऑफ हाई कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन डाइट, और कम जो है उसमें आपको लिवर डिसफंक्शन या नेफ्रोसिस मिलेगा। फिर कुछ डिजीज़ आ जाती हैं प्लाज्माफेरेसिस से जो ट्रीट कर सकते हैं आप, तो उसमें मायस्थीनिया ग्रेविस है, इसमें क्या होता है मसल वीकनेस हो जाती है, ऑटो इम्यून डिसफंक्शन है ये। फिर है आपके पास थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा, ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर है मेनली आपका। गुड पैस्चर सिंड्रोम, जिसमें एंटीबॉडीज़ जो हैं वो डैमेज करती जाती हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन को लंग्स में, लंग्स की मेम्ब्रेन को डैमेज करके किडनीज़ और लंग्स की मेम्ब्रेन्स को डैमेज करके तो ब्लीडिंग होती है टिश्यूज़ की, ऑर्गन्स की, और उसकी वजह से गुड पैस्चर सिंड्रोम कॉज हो सकता है। फिर आपके पास इसमें आ जाता है लैम्बर्ट ईटन मायस्थेनिक सिंड्रोम, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, जहाँ पे एक मोटर नर्व और मसल का कनेक्शन या जंक्शन बन रहा होता है, और वहाँ से क्या होता है पास क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं वो पास होते हैं थ्रू नर्व टू मसल। तो ये आपकी कुछ डिजीज़ हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में रेड ब्लड सेल्स या उसकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है और उसके फंक्शंस क्या क्या हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।